वरिष्ठ पत्रकार भाई महेंद्र यादव। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। महेंद्र यादव, जिस तरीके से एक बेबाक अंदाज है आपका और बड़े बड़े राजनेताओं के छक्के छुड़वा रखे हैं पिछले 6 महीनों से, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल भाई। अभी जो इलेक्शन हुए हैं 25 तारीख को, जो प्रोडक्शन है आपका, जो अभी आज आपने वीडियो डाला है, बारसूर तहसील में कौन से कैंडिडेट को जो जिताना चाहेंगे आप? आपकी नज़र में सर्वे किया है आपने, 1 नंबर पे कौन रहेंगे? मेरे हिसाब से एएसपी पार्टी 1 नंबर पे रहेगी और मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी में होड़ है 2 नंबर पे आने के लिए। जी, संक्षिप्त में अगर इसका वर्णन करना चाहेंगे तो इसको थोड़ा खुलकर बताएं, जनता जानना चाहेगी कि क्या कारण हो सकता है ये। कारण इसमें एक कारण तो ये है कि पिछली बार जो देवी सिंह को वोट मिला था उसका 30 से 40% डॉक्टर रोहतास वोट ले रहे हैं जी, क्योंकि पुराने भारतीय जनता पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और पार्टी को मेरे हिसाब से 95 से लेके और 2000 जब तक पार्टी में थे तब तक पार्टी के सर्वे नेता रहे हैं बानसूर के। तो पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनका डॉक्टर रोहतास से एक भावनात्मक लगाव है। और ऐसा बानसूर का, क्योंकि मैं पूरे बानसूर में घुमा हूं, तो बानसूर का ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां से डॉक्टर रोहतास शर्मा को चाहे 1 वोट मिला हो लेकिन वोट मिला है। लेकिन ऐसे कई बूथ हैं जहां पे देवी सिंह पीछे रह गए, जहां पे शकुंतला रावत पीछे रह गई। दूसरा कारण यह है कि जो लोग ये चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीते, क्योंकि मंत्री बनने के बाद में कई विरोधी पैदा हो जाते हैं, किसी के काम नहीं होते, किसी को भाव नहीं मिलता, किसी को सम्मान नहीं मिलता। तो वो लोग जो चाह रहे थे कि शकुंतला रावत जो चुनाव हारे, उनके लिए जो सुरक्षित जो ठिकाना था वो डॉक्टर रोहतास शर्मा थे। दूसरी तरफ महेंद्र यादव यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। यादवों में इस बात का रोष था। वो एक तो वो चले गए थे मुकेश यादव की तरफ, जो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा उनका जो मन रहा वो डॉक्टर रोहतास रहा, सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो डॉक्टर रोहतास रहा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का, पिछली बार पूरी एससी शकुंतला रावत के साथ में थी, एससी अब की बार बिखर गई, 3 हिस्सों में हो गई। एक धड़ा जो बड़ा धड़ा है वो डॉक्टर रोहतास शर्मा के पास आ गया। सैनी जो पिछली बार 2 ही जगह थे, अब की बार उनको 3 जगह स्पेस मिला, डॉक्टर रोहतास शर्मा। जाट जो पिछली बार 2 जगह थे वो अब की बार 3 जगह बट गए। तो इस तरीके से लगा के कुल मिला के डॉक्टर रोहतास ने ऐसी कोई कास्ट नहीं छोड़ी जहां से उसने वोट नहीं उठाए हों। और ये कमी रही क्योंकि मेजर वोट अगर आप देखें बानसूर में तो यादव और एससी का अगर वोटर आप काउंट करें तो लगभग ये 70-80 हज़ार के आसपास होते हैं। इनमें डॉक्टर रोहतास बढ़त बनाते हैं, दूसरे नंबर पे शकुंतला रावत रहती है और तीसरे नंबर पे चले जाते हैं देवी सिंह शेखावत। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जो डॉक्टर की उपलब्धि रही ये रही। फिर उनका इतने साल का राजनीतिक अनुभव है, उनके लोग हैं, तो इन सब चीज़ों को उसने संगठित किया और मुझे लगता है कि डॉक्टर रोहतास आज के दिन 1 नंबर पे हैं। हालांकि चुनाव का जो परिणाम रहेगा वो बहुत ज़्यादा मतों से हार जीत का नहीं रहेगा। नहीं, अभी जैसे गुर्जरों की जहाँ तक बात आती है, क्या गुर्जर समाज में भी वोटों की काउंटिंग की जा सकती है रोहतास जी के पक्ष में? बिल्कुल की जा सकती है। एक धड़ा जो ऐसा रहा जो चाह रहा था कि शकुंतला रावत चुनाव हारे, वो देवी सिंह के पास नहीं जाना चाह रहे थे। उनका सॉफ्ट टारगेट रहा, उनका सॉफ्ट जो कॉर्नर रहा वो डॉक्टर रोहतास रहा। ये बात रही अभी बानसूर तहसील की। अब हम बात करेंगे बहरोड विधानसभा क्षेत्र की, जहां त्रिकोणीय माना जा रहा था फर्स्ट टाइम में। अभी जो फिलहाल वहां की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, वहां से कांग्रेस पार्टी के संजय यादव ने चुनाव बहुत बेहतरीन लड़ा। लोग उसको 10,000 और 15,000 पे काउंट कर रहे थे जिस दिन उनको टिकट मिला। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए, संजय ने अपना चुनाव हर दिन अप किया। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पुराने नेता हैं। दूसरी बात यह रही कि लोग बलजीत के खिलाफ वोट करना चाह रहे थे, वो कोई मिस नहीं करना चाह रहे थे, कोई चूक नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से बलजीत यादव चुनाव जीत जाए। जो बलजीत के विरोध के वोट थे, मुझे लगता है कि 80% वो वोट डॉक्टर जसवंत यादव ने कैश किए और इसी का फायदा मिला डॉक्टर जसवंत को कि वो आज के दिन चुनाव में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले 3 दिन पहले ये हवा बनी थी कि संजय यादव इलेक्शन जीत रहे हैं, बलजीत तीसरे नंबर पे आएंगे। उस पे क्या नज़र रहेगी आपकी? क्या संजय का कुछ 1-8% उसमें रोल लग रहा है? नहीं, संजय का चुनाव मजबूत रहा है और संजय को आप हल्के में नहीं ले सकते। जो सरकार की कई स्कीमें हैं, कांग्रेस पार्टी की जो स्कीमें रही उनका बहुत प्रभाव है। बहरोड में वो आके रुक इसलिए जाता है कि बलजीत का जितना विरोध रहा, बलजीत का जो विरोध रहा, कांग्रेस पार्टी उन चीज़ों को भुना नहीं पाई। बलजीत का विरोध ज़्यादा रहा और पार्टी की जो स्कीमें थी उन पे लोगों का ध्यान कम रहा।
तो मुझे लगता है कि इसका संजय को नुकसान रहा। अदरवाइज संजय फाइटर थे और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का बहरोड में अब एक नया नेतृत्व उभर के निकलेगा वो संजय के नेतृत्व में। राजस्थान में सबसे चर्चित सीट विधानसभा तिजारा की बात करेंगे हम, जहां बाबा बालकनाथ भविष्य के मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। उस सीट पर क्या नजर रहेगी? क्या एक उम्मीद की किरण जताई जा सकती है इमरान भाई की तरफ? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरीके से मैंने इमरान से बात की, इमरान के समर्थकों से बात की और बाबा बालकनाथ के समर्थकों से बात की, तो हर आदमी आश्वस्त है। आश्वस्त होने का एक रीजन है उनके पास में। उन्होंने कहा कि हमने वोटों की काउंटिंग की है। इमरान के लोगों ने बताई, एक एक वोट को नाम के हिसाब से निकाला कि कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। इस हिसाब से इमरान ने मुझे बताया कि उनके 98,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर ये सच में 98,000 से ज्यादा वोटर्स हैं मुस्लिम, तो इमरान खान चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अभी आप वहाँ घूमे हो, लोगों का ये भी कहना है कि इमरान एक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू समाज को बराबर लेकर चलते हैं। उन्होंने 150 शादियाँ करवाई हैं। कहाँ तक सच्चाई उस बात? नहीं, इसमें सच्चाई है। इमरान हिंदुओं के वोट ले रहा है और अच्छे ले रहा है। लेकिन हिंदू वोटर की बात करें तो 2013 का चुनाव देखें, 2018 का चुनाव देखें, जब वहां स्थानीय लोग चुनाव लड़ते थे, हिंदू मुसलमान को वोट करता था बहुत कम मात्रा में, और मुसलमान हिंदू को वोट करता था। लेकिन वहां नवाब दुर्रू मियां जो चिकित्सा मंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुओं के 10,000 से ज्यादा वोट उठाए हैं। इमरान को आप ये मान लीजिए कि थोड़े से और ज्यादा वोट उठा लिए होंगे इमरान ने, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता कि 50-50 हो जाए। लेकिन अगर मेरा पॉइंट यही है कि अगर वहां मुस्लिम वोटर्स 98,000 प्लस है तो इमरान चुनाव जीतेगा। और जिस तरीके से बाबा बालकनाथ और उसके समर्थक कह रहे हैं कि 85 से कम है या 85,000 है वोटर्स, तो बाबा बालकनाथ चुनाव जीतेंगे। अच्छा, उद्यमी राम का कहाँ कितना रोल रहेगा इस चुनाव के दौरान? लोगों का ये भी कहना है कि तीसरे पायदान पर रहेंगे, लेकिन काफ़ी वोट वो कट कर सकते हैं बाबा के। नहीं, वो एक समय लग रहा था इमरान ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और इमरान ने बहुत अच्छा चुनाव उठाया भी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, जो बाबा बालकनाथ चाह रहे थे हिंदू और मुसलमान करना, ध्रुवीकरण जो चाह रहे थे, वो हुआ। और इसका नुकसान सीधा का सीधा उद्यमीराम पोसवाल को मिला। जो गुर्जर वोट एक तरफा जा रहे थे, वो बट के बाबा बालकनाथ की तरफ बहुत ज़्यादा गए हैं। मैं तो ये कहूँगा 60 से 70 और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एससी का कुछ वोट, क्योंकि एससी अपने वोट काउंट कराने लगी है। चंद्रशेखर का जो प्रभाव रहा, उसका जो वोट है, मैं कह रहा हूँ गुजरों से ज़्यादा वोट उद्यमी को एससी के वोट मिलेंगे। जी, अभी हम बात करेंगे तो वहाँ से बाबा बालकनाथ जीतने की आपको आशंका लग रही है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में बाबा बालकनाथ चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि चुनाव में जो आंकड़े 13 और 18 के चुनाव को पायदान पर रख के चलता हूं, जब मुस्लिम कैंडिडेट्स को 43% वोट मिले थे और जो हिंदू कैंडिडेट्स खड़े थे उनको 57% वोट मिले थे। तो ये जो आकलन है ना, 2013 में भी 43% वोट मिले थे और 57% मिले थे हिंदू को, और 2018 में भी अगर यही ट्रेंड रहा, क्योंकि उस समय भी मुस्लिम जो मतदाता थे उन्होंने 90% से ऊपर वोटिंग की थी। अब की बार वो वोटिंग उतनी ही रही, थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन अब की बार हिंदू जो इलाके हैं, हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, वहां भी वोटिंग परसेंटेज 5 से 7% बढ़ा है। तो इसका सीधा फायदा बाबा बालकनाथ को मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली जो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ चुनाव निकाल जाएंगे। अच्छा, अभी उसके जो टच में तहसील आती है किशनगढ़, वहाँ की हम बात करें तो वहाँ ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको नज़र आ रहा है जो 1 नंबर पे रहेगा, और उसके टक्कर में कौन सा कैंडिडेट होगा? देखो, इसमें मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ भारी है। जो दीपचंद खैरिया ने भ्रष्टाचार नहीं किया, साफ छवि रही। हालांकि काम होते हैं नहीं होते राज में, लेकिन जितना वो लोगों से टच में रहा, इसका फायदा मिला उनको। दूसरा, जिला बना है। जिला बनने से सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि जो खैरतल का एरिया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव जीतती आई है, अब की बार उसको बहुत कम मार्जिन, बहुत कम वोट मिल रहे हैं। जिला बनने से वहां आप जितने भी जो बीजेपी के कोर वोटर था वो टूटा है। टूट के सीधा कहां गया है? दीपचंद खैरिया की तरफ। सिमरत कौर जिस दिन चुनाव लड़ने लगी थी, उस दिन लग रहा था कि सिमरत त्रिकोणीय मुकाबला बना देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उनका चुनाव जो ग्राफ था वो गिरता गया। और अंतिम समय में यह हुआ कि जो यादव वोटर्स नाराज थे, जो चाह रहे थे कि रामेश सिंह यादव चुनाव ना जीते, उनके लिए सीधा रास्ता मिल रहा था दीपचंद खैरिया। और जिला बनना, और जो दीपचंद खैरिया की जो छवि है वो एक अलग किस्म की छवि है। भ्रष्टाचार नहीं करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और मुझे लगता है कि दीपचंद खैरिया आज के दिन पहले नंबर पे, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रामहेत सिंह मुझे दूसरे नंबर पे नजर आते हैं। अभी हम बात करेंगे मुडौर तहसील की, तो जहां एक बराबर का मुकाबला देखने को हमें मिल रहा है। क्या लगता है कि मंजीत को पछाड़ के ललित यादव यहां जीत सकते हैं?
मंजीत में कोई कमी नहीं रही। मंजीत में एक कमी रही कि वो जनता से जुड़ाव नहीं रख पाए। राजनीति में एक चीज मैं जो देख पा रहा हूं इतने दिनों से लोगों से मिलने के बाद में, कि नेता बनने के बाद में, एमएलए बनने के बाद में जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जनता से कनेक्टिविटी खत्म कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि सामने अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो जीत के चांस बनते हैं, लेकिन जब मुकाबला आमने सामने का, जब टक्कर फंसती है, तो जो मंजीत चौधरी का विरोध था वो सीधा का सीधा ललित यादव ने कैश किया, अपनी काउंटिंग बढ़ाई। इसका फायदा मिलेगा और ललित यादव मुझे लगता है कि चुनाव जीतेंगे। वहाँ 50-50 का माहौल बताया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे अलवर शहर की, जहाँ पे संजय शर्मा खड़े थे और उसके साथ साथ जो अग्रवाल जी खड़े हुए थे। उन दोनों में क्या नजर आ रहा है आपको, कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है? जिस दिन टिकट मिली थी उस दिन संजय शर्मा भारी थे, और पिछली जीत का रिकॉर्ड देखे तो भी भारी नजर आ रहे थे। लेकिन अजय अग्रवाल के लोगों को जब 2003 से 8 तक या 2004 से 9 तक जब भी वो सभापति रहे नगर परिषद के, उस दौरान के किए हुए काम याद आए लोगों को। सबसे बड़ी बात, लोगों ने कांग्रेस को कम, अजय अग्रवाल को ज्यादा पसंद किया। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ चुके हैं, उनको 3000 वोट आए थे, वो मामला ही बंद हो गया था। दूसरी बात कि वहां जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वैसे खुल के वोट किया उसने। अभी शहर की बात आती है कि शहर में अक्सर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं, कांग्रेस उन्हें पसंद नहीं है। क्या ये चीज प्रभाव डाल सकती है? नहीं, वैसे को टिकट नहीं मिला, इसका नुकसान बीजेपी को रहा। कांग्रेस पार्टी ने अगर वैसे को टिकट दिया है, पिछली बार भी वैसे को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि वहां सबसे ज्यादा जो वोटर बताए जाते हैं वैसे बताए जाते हैं। बीजेपी ने पिछली बार गलती की, संजय शर्मा चुनाव जीत गए। अब की बार वो लोग इस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पिछली बार तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हम 2 बार एमएलए रह चुके, तो अब की बार संजय शर्मा को दे देते। लेकिन अब की बार जैसे बीजेपी ने संजय शर्मा को चूज किया और इधर से वैसे उतर के आया, अजय अग्रवाल जब आए, तो वो वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना अमूमन वोट करता आया है उससे बहुत ज्यादा संख्या में निकल के वोट कर रहे हैं। और बीजेपी का जो वोटर था, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो निकल के वोट डालने नहीं गया, कम ये रह गई। अभी बात करेंगे हम उसके बिल्कुल टच में, जो ग्रामीण है, अलवर ग्रामीण, वहां से 2 बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं, जयराम जाटव और टीकाराम जूली। उन दोनों में आपको कौन सा कैंडिडेट बेटर नजर आ रहा है? वहां आप काफी घूमे हैं। चुनाव से 3 महीने पहले लोग ये कहते थे कि जयराम जाटव को अगर टिकट मिला तो टीकाराम जूली सुबह 10 बजे चुनाव हार जाएंगे। लेकिन 25 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी, उस दिन मुकाबला 1-1 वोट का था। यहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। 50-50 मान रहे हैं वहाँ? 50-50। अभी हम बात करेंगे पुहाल राजस्थान की। तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अब रहेगी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और एक नई पार्टी आई है अभी हमारे सामने, एएसपी पार्टी, उसके साथ साथ आरएलपी का गठबंधन है। तो आपको इसमें से मजबूत पार्टी कौन सी लग रही? देखो, अब की बार जैसा अशोक गहलोत ने चुनाव मैनेजमेंट किया है, उसकी जो योजनाएं थी, और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का जो विरोध था पार्टी में, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। मैं इतनी जगह घूमा हूं, अशोक गहलोत के बारे में कोई ये नहीं कह पा रहा, अशोक गहलोत के बारे में कोई नहीं कह पा रहा कि अशोक गहलोत ने कोई काम करवाने में कसर छोड़ी है। हालांकि पार्टियां हैं, राजस्थान का रिवाज रहा है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार मुकाबला बिल्कुल 1-1 सीट का है। मैं दोनों ही पार्टियों को 92 जो मैक्सिमम नंबर है वो दूंगा। दोनों पार्टियां 92 से ज्यादा सीटें नहीं लेके आएंगे। 18 से 22 सीटें अदर्स को मिलेंगे, जिसमें पार्टियां भी होंगी, कुछ निर्दलीय होंगे, कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के बागी भी रहेंगे। तो आपकी नज़र में यहाँ बराबरी का मुकाबला रहेगा? नहीं, आपको ये लग रहा है कि बहुमत किस पार्टी का होगा और सरकार किसकी होगी? अगर बराबरी पर भी आता है तो बीजेपी देख सकते हैं कांग्रेस को? देखो, ये डिपेंड करेगा राज्यपाल पे। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 92 सीटें मैक्सिमम हैं, जिस पार्टी को 92 सीटें मिलेंगी वही पार्टी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्र यादव, जो बड़े बड़े राजनेता, दिग्गज नेता कांपते हैं इनसे मिलने के लिए। इन भाई साहब, ये मेरे को एक चीज़ बताओ, आप कहाँ से ये चीज़ें निकाल के लाते हो कि घबरा रहे हैं राजनेता आपसे बात करने के लिए? कौन कह रहा है घबराते हैं? नेता से जनता घबराती है। कुंडलियाँ आप निकाल के ले आते हो, लोग जिसके 20-20 साल पुराने जो केस दबे हुए हैं उनको आपने निकाल के बाहर लाए हो, जिनके लड़के जेल काट रहे हैं, आज तक किसी को नहीं पता, उसको आपने रोड पर ला दिया। ये कहाँ की न्याय? ये न्याय नहीं, ये जनता के बीच में जो सवाल है, मैं सिर्फ वो सवाल पूछता हूं जो अमूमन चाक चौराहे पे, चाय की थड़ी पे जब लोग नेता के बारे में बात करते हैं, मैं वो सवाल पूछ लेता हूं
ऐसे ऐसे राजनेताओं को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद वो इलेक्शन भी हार जाएं तो कोई गम नहीं होगा। जैसे अभी अपने कौन से क्या वो थे जिनकी टिकट की शायद जोरीलाल मीणा, उनके बेटे ने जेल काटी, इन्होंने खुलेआम उसकी जेल को रोड के सामने ला दिया। ये आपके सामने है। महेंद्र यादव ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बोला है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भविष्य में ये मेरे वैसे एक अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं बचपन से, और हमने इसके एक थाली में खाया। भाई साहब एक थाली में खाया, थाली उल्टी छोड़ दिया आपने, ऐसा क्यों? कहाँ छोड़िए, साथ आप भी है। तो फिर मिले मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत।